हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। 3 ऑपरेशंस होते हैं वेक्टर्स में। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड होता है रिजोल्यूशन और उसके बाद थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग सेकंड रिजोल्यूशन में देख रहे हैं। इससे पहले हमने एडिशन में देखा था कि जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स होते हैं तो उसको हम एक रिजल्टेंट बना सकते हैं। मतलब जो मेनी वेक्टर्स होता है उसको हम सिंगल वेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, मतलब सिंगल वेक्टर रिजल्टेंट बना सकते हैं। रिजोल्यूशंस में क्या करते हैं हम लोग, जो एक वेक्टर्स होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट में। तो एक सिंगल वेक्टर से हम लोग मेनी वेक्टर्स बना सकते हैं, मतलब इसमें एक वेक्टर से अनेक कंपोनेंट में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग रिजोल्यूशन से पहले देख लेते हैं कि जब अगर किसी वेक्टर्स को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाय स्केलर, तो क्या स्केलर मतलब किसी नंबर से। यहाँ पे स्केलर मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे नंबर लिख दी कि किसी नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये अगर वेक्टर से इसको किसी नंबर से हम लोग अगर 5 से 6 से अगर यहाँ पे कॉमनली लेमडा ले लें, लेमडा एक कोई नंबर से अगर मान लीजिए, या एन जनरल लेते हैं तो एन भी लिख सकते हैं। तो ये जो भी वेक्टर्स होता है तो ये वेक्टर ए और यहाँ पे लेमडा है, जब मल्टीप्लाई करने के बाद होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर सपोज कीजिए कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है तो ये लेमडा ए का वेक्टर भी सेम ही रहेगा। कब, जब अगर ये नंबर पॉजिटिव होता है। अगर ये नंबर पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं 0 से बड़ा वाले को। 0 से जो बड़ा होता है तो बड़ा का बड़ा मुँह, छोटा का छोटा मुँह। तो यहाँ 0 से बड़ा है तो हम लोग लेते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन सेम होता है, उससे उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उसका 2 गुना हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a। मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम होता। ठीक, अगर यहाँ पे ये निगेटिव्स होता है 0 से छोटा, जैसे -1, -2, -3, तो यहाँ पे अगर वेक्टर ये था और जब यहाँ पे निगेटिव होता है तो ये क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट से ये डायरेक्शन इस तरफ में आ जाएगा। मतलब अगर निगेटिव्स है तब यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर था तो इसका ठीक डायरेक्शन पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल का मतलब ये सपोज कि नेगेटिव के यहाँ पे सिंपल पैरेलल में अगर ये लाइन होता है तो डायरेक्शन जस्ट लाइक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे 180 के डायरेक्शन में हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे हो सकता है, ये डायरेक्शन इधर हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, इसी के पैरेलल किसी भी डायरेक्शन तो 180 डायरेक्शन नहीं माना जाता है। कि अगर ये ईस्ट में जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन था तो ये वेस्ट होता है, तो ये भी वेस्ट, ये भी वेस्ट, ये भी वेस्ट, जितना भी इसके एकदम लाइन के पैरेलल होगा सारे के सारे वेस्ट होते हैं। तो ये हम लोग को काम पड़ता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं तो मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव से करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन। याद रखने के लिए मैंने बता दिया था कि पॉजिटिव अगर ये इसको मतलब हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, तो पॉजिटिव जेंटलमैन होता है, एकदम सीधा साधा आदमी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस डायरेक्शन में चलते हैं चलिए वो आपके साथ दे देगा। बदमाश आदमी क्या करता है, इसको याद रखिएगा, ये बदमाश होता है। बदमाश क्या करेगा, हमेशा आपका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा। अच्छा ये इधर जा रहा है, इसको कोशिश करते हैं दूसरे रास्ते में ले जाते हैं, एकदम ठीक उल्टा कर देगा। जाना था ईस्ट, चले जाइएगा वेस्ट। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, उसको उतना टाइम्स हो जाता है और डायरेक्शन का मेन हमको ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड तो उतना टाइम्स हो गया, अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए हम लोग को निकालना होता है यहाँ पे रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन में देखते हैं कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि अनेक से एक, तो रिजोल्यूशन का मतलब ही है, ये रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट करना मतलब ब्रेक करना या डिवाइड करना।
अब सपोज कीजिए कैसे, अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है, कोई वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको वेक्टर ए ले लेते हैं, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर अगर सी हो गया, तो इस वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, और इस वेक्टर को सेम डायरेक्शन में पैरेलल जब मूव कराते हैं, तो इसको यहाँ पे मूव कराते कराते यहाँ पे ले, तो ये वेक्टर्स हो गया। इसको हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पे सपोज कर लिए यहाँ तक आता है। इसको हमने मान लिया कि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा यहाँ पे पॉजिटिव लिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली बी, अब यहाँ पे हेड, इसके टेल पे इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है, इसको हमने यहाँ पे मूव कराया, इसको यहाँ पे लाया तो ये डायरेक्शन हो गया। अगर सपोज कितना ही टाइम्स इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मान लिया यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन सेम, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, ये वेक्टर बी के डायरेक्शन में, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्टेंट हमने देखा कि ये सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं कि वेक्टर सी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू वी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग एडिशन वाला फॉर्मूला लग सकते हैं कि इसको हम लोग टू कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इसको और लिख सकते हैं कि एक जो सी कंपोनेंट है किसके, एक वेक्टर के अलोंग प्लस इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वेक्टर वी के अलोंग। तो ये ए के अलोंग, ये वी के अलोंग, मतलब टू कंपोनेंट हमने कर दिया। तो इसी तरह हम लोग किसी भी टू डायरेक्शंस में टू कंपोनेंट इसको ब्रेक कर सकते हैं। इस एक को हम लोग टू के सम के रूप में लिख सकते हैं, कंपोनेंट के सम में। सबसे आसान होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना होता है। तो हम लोग को बाद में देखेंगे भी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना आसान होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्टेशियन, इसको हम लोग रखते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखिए कि यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है, तो टू कंपोनेंट का पहले लेते हैं। अगर यहाँ पे टू कंपोनेंट लेते हैं कार्टेशियन के फॉर्म में, ये एक्स, ये हो गया वाई, इसको हम लोग लिख देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हम सभी जानते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, थ्री कंपोनेंट। टू अगर मिलते हैं टू डायमेंशन में तो केवल एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए, हम पहले टू कर लेते हैं कि ये कोई वेक्टर्स है, हमने मान लिया कोई वेक्टर्स आर है, और ये अगर इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ हमने मान लिया बीटा एंगल बनाती है, तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा एक्स के अलोंग कितना होगा, वाई के अलोंग कितना होगा। तो ये कंपोनेंट अब सपोज कीजिए यहाँ पर कितना होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये सपोज कीजिए। तो हमको तो ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो इस एंगल के लिए कितना होता है, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया पी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इस 90 के सामने ये जो सामने हो गया सबसे कितना होगा, एच। 90 के सामने सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। वैसे भी पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, कर्ण। तो हमेशा याद रहेगा 90 जो सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा साइड्स होता है। तो 90 के सामने सबसे बड़ा, इस एंगल के लिए हो गया पी। तो जो बच गया ये साइड, तो ये हो गया बी। हम लोग को बी और एच में निकालता, हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि बेस इक्वल टू कितना होता है, बी इक्वल टू होता है बेस इक्वल टू एच कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, ये देखिए यहाँ पे एच कॉस थीटा होता है, तो बेस इक्वल टू हमको निकालना है। इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ए, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे बी ले लेते हैं। इसको ओ हो गया, इसको हमने ओ मान लिया, इसको यहाँ पे हम लोग बी मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बेस। तो ये ओ ए इक्वल टू बेस जो है ओ ए इक्वल टू एच कितना यहाँ पे आर। हमने यहाँ पे जब ये हटा देते वेक्टर साइन तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो गया आर। तो ये गया एच के प्लेस पे, और कॉस एंगल कितना अल्फा। तो ये जो आ गया इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आर कॉस अल्फा, किसके अलोंग, तो एक्स के अलोंग होता है। अब यहाँ पे देखिए y के अलोंग कितना हो जाएगा ये कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट जिसके इसके अलोंग होता है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली निकालते हैं, यहाँ पे अगर y लगाना है इसके डायरेक्शन देखिए, इस एंगल के लिए यहाँ पे हमने ओ बी यहाँ पे मान लीजिए, इसको हमने सी ले लेते हैं।
अब इस ट्रायंगल के लिए देखिए, फिर ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये एच हो गया, इस एंगल के लिए पी हो गया और ये साइड बी हो गया। तो अब पी निकालना है, तो पी इक्वल टू कितना होता है राइट एंगल, पी इक्वल टू एच साइन थीटा। तो यहाँ पे एच साइन थीटा होगा। अब फिर यहाँ पे देखिए कि पी इक्वल टू होता है एच साइन थीटा। तो यहाँ पे पी इक्वल टू हमको निकालना है, तो इस एंगल के लिए पी कितना होगा, ये सी वी इक्वल टू एच कितना हो गया आर, साइन एंगल कितना है, सॉरी ये हमको साइन नहीं निकालना, ये वाला हमको निकालता है, ये साइन हो गया, ये कॉस ही निकालना है हमको। ये कॉस इक्वल टू कितना हो गया, तो कॉस गिवन ही है यहाँ पे, फिर सेम सेम से निकल जाएगा। हमको ये साइड निकालना है, ये तो हमको निकल ही चुका है इस वाले में। तो ये इक्वल टू कितना निकालेंगे, ओ सी बेस इक्वल टू फिर एच कॉस, तो एच कितना एच कॉस यहाँ पे बीटा, तो ये हमको बेस ही निकालना था। अब देखिए एक्स कंपोनेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है कितना लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं। तो ये वेक्टर हम लोग इस डायरेक्शन में लिखते हैं कि आई यूनिट वेक्टर होता है आई हेड, इस डायरेक्शन में होता है जे हेड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वेक्टर आई करके देखिए, तो ये वेक्टर आर लिख देते हैं, ये वेक्टर आर इक्वल टू एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, आर कॉस अल्फा आई हेड का मतलब एक्स के अलोंग, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा आर कॉस बीटा किसके अलोंग, जे हेड वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं इसको हम लोग आर एक्स आई हेड प्लस आर वाई जे हेड। तो ये जो वेक्टर्स का हो गया यहाँ पे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट किसके अलोंग, तो आई हेड का मतलब ही होता है कि एक्स के अलोंग, जे हेड का मतलब वहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू कितना हो गया आर कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट कितना हो गया आर कॉस बीटा। इसको हमने सब कुछ कॉस के ही टर्म में लिखा है। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कॉस साइन में भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अभी लिख रहे थे ना, तो बाद में हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉस के टर्म में मतलब जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा, ये समझ ले कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसमें हम लोग कॉस लगाते हैं। बेस में हमेशा कस, समझे, कस के पकड़ लेता है उसको, जिसके साथ एंगल बनाया था उसको कस के पकड़ लेता है। इसके साथ तो कॉस लगाते हैं हम लोग, तो जिसके साथ एंगल बनाता मतलब इसके साथ, तो इस डायरेक्शन में आर कॉस अल्फा, इसके साथ कितना बीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया आर कॉस बीटा। ये तो हो गया टू डायमेंशनल। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको कंपोनेंट भी कहिए, इस वाले को हम लोग जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ आर। आर का कंपोनेंट हो गया किसके अलोंग हो गया, तो कंपोनेंट ऑफ आर कहिए अलोंग एक्स एक्सिस, ये कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ आर कहिए या नहीं, तो इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन, अब किस पे प्रोजेक्शन है, इसको प्रोजेक्शन ही बोलते हैं कंपोनेंट। प्रोजेक्शन ऑफ ये हो गया आर, इसका प्रोजेक्शन किस पे, तो वेक्टर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहिए, या प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस पे कहिए, जिस पे भी हम लोग किसी एक पे प्रोजेक्शन करते तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कहते हैं। तो इसको हम लोग कंपोनेंट कहिए या प्रोजेक्शन ऑफ आर। इस पे लिखेंगे तो ऑन एक्स एक्सिस, इसको दिखेंगे तो ऑन वाई एक्सिस, इस पे लिखेंगे। अच्छा, इसका आर कॉस अल्फा है, ये कंपोनेंट कितना था यहाँ पे आर कॉस बीटा, ये आर कॉस अल्फा, ये हो गया आर कॉस बीटा। तो ये हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं। अच्छा, अब इसको साथ अगर देखिए हम लोग रिजल्टेंट अगर कंपोनेंट से बनाते हैं, ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, अगर कंपोनेंट निकालना तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर करते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कि अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये आर स्क्वायर्ड इक्वल टू होता है कि रूट अंडर, अब कितना होता है रिजल्टेंट अगर हम लोग निकाल देते याद होगा एडिशन वाले फॉर्मूला से कि ये कंपोनेंट का था ना कि ये वेक्टर, ये मान लीजिए, अब तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया,
तो एक वेक्टर मेरे पास कितना हो गया, ये देखिए, ये वाला यहाँ से लेते हैं कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो दोनों को हम लोग क्या करते थे कि ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हो गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए कि r cos अल्फा आई, ये वेक्टर तो ये था गया, इसका स्क्वायर हम लोग करते थे, इसको आई भी कर देते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस ये हो गया r cos बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे r cos अल्फा इंटू r cos बीटा इंटू cos, इस दोनों के बीच का कितना एंगल्स होता था, जैसे हम लोग दो वेक्टर निकालते थे तो दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे एक वेक्टर ये हो गया i के डायरेक्शन में, दूसरा j के डायरेक्शन में, दोनों के बीच एक एंगल कितना 90 डिग्री हो गया। तो ये इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री, और ये cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो जब ये पार्ट 0 आ गया, इसका मतलब कितना हो गया, ये टोटल पार्ट कितना हो गया 0। तो ये वाला जो पार्ट हो गया टोटल, ये पार्ट हो जाएगा 0। जब पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, केवल x कंपोनेंट और केवल y कंपोनेंट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कितना था ये rx कंपोनेंट, तो ये rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि देखिए r स्क्वायर रिजल्टेंट जो होता है कि x कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर दिया किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले में, तो इसलिए चूंकि उस जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो एक टर्म मेरा आसान हो जाता है, तो सिम डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं कि इस x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर कितना, तो ये हो जाता है मेरा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन अगर निकालना होगा इसका तो कितना निकालेंगे, डायरेक्शन हम लोग देखिए क्या निकालते हैं। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पे, अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, ओ मिटा दिया चलिए, तो टेन थीटा के हिसाब से हम लोग मिटाते थे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB में, ट्रायंगल OAB में कितना होता है एंगल, हम लोग को ये निकालना होता था डायरेक्शन ये कितना होता था, हम यहाँ पे अल्फा गिवन है ना, तो यहीं पे हम लोग निकाल देते कि हमने अगर मान लिया ये अल्फा, तो ये tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा P अपॉन बी। तो इस ट्रायंगल के लिए P कितना है, ये AB और अपॉन OA, तो ये हो जाएगा AB अपॉन OA। तो AB इक्वल टू कितना, जितना है वो यहीं पे इतना, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, जितना ये साइड होगा उतना ये साइड, तो ये हो गया इक्वल टू R cos बीटा अपॉन ये हो जाएगा R cos अल्फा, ये कैंसिल आउट, इक्वल टू होता R cos बीटा अपॉन R cos अल्फा। ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल बनाता है, यहाँ पे अल्फा किसके साथ, तो x के साथ बनाता है, तो ये कंपोनेंट हमेशा नीचे रहता है, कितना, x कंपोनेंट के साथ जिस बनाता है, तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना तो हमेशा नीचे रहता है, दूसरा कंपोनेंट ऊपर। तो ये इससे भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, अगर इससे निकाल दे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये tan बीटा अगर इस ट्रायंगल से निकाल दे, अब ये ट्रायंगल किस में, ये ट्रायंगल OBC में, तो tan बीटा के लिए कितना, ये P और ये B हो गया, तो P कितना हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, तो ये इक्वल टू हो जाएगा CB अपॉन CO। अब CB अपॉन CO, तो CB इक्वल टू कितना, जितना ये डिस्टेंस उतना ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि CB इक्वल टू यहाँ तो ये रेक्टेंगल में होता है, तो ये OA था, तो इक्वल टू कितना R cos अल्फा, तो R cos अल्फा अपॉन ये इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे R cos बीटा, इक्वल टू ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos अल्फा अपॉन यहाँ पे cos बीटा। अब ये देखिए किसके साथ एंगल लगा, तो इसके साथ अगर बनाया तो ये जिसके साथ बनाता है वो वाला टर्म डिनोमिनेटर में रखते हैं। जनरली हम लोग x के साथ लेते हैं, तो हम लोग ये क्या करते हैं, tan थीटा वाला फॉर्म लगाते हैं, आगे जा करके और क्लियर होगा। अब इसीलिए कहते हैं कि जब भी होगा तो जिसके साथ डायरेक्शन हम लोग इसके साथ लगा सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, तो इसके साथ 30 डिग्री बनाता है, या इसके साथ x के साथ हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे 60 डिग्री बनाती है, दोनों से निकाल सकते हैं। इस लेकिन जनरली हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग ही निकालते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि जिसके साथ निकालते हैं उसका जो पार्ट होता है, उसका कंपोनेंट क्या होता है, वो एंगल वाला पार्ट डिनोमिनेटर में होता है।
तो ये तो हमने निकाल दिया कि 2 जब डायमेंशंस होता है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तब हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट निकालता है। हमने ये सब के साथ बना दिया कि x के साथ अल्फा लगाता है, y के साथ बीटा बनाता है। हमने अभी 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, तो ये लगा दिया कि इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशंस में होता है तो हम लोग क्या कर देखते हैं, यहाँ पे हमने ये देखा कि 2 था तो r cos अल्फा, r cos बीटा। अब हम लोग ये देखते हैं कि 3 डायमेंशंस में अगर होता है, सपोज कीजिए कि ये हम लोग क्यूब एक बनाते हैं, और इस क्यूब में देखिए क्या होता है। ये एक एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस इसको मान लीजिए, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं। एक्स वाई जेड जो भी मान लीजिए, या नहीं तो इसको अगर होता है इसी को हम लोग 0 मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको ज़्यादा आसान होता है। ये हो गया जेड एक्सिस वाले में, इधर एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गया तो ये भी एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये अगर वाई एक्सिस हो गया तो ये भी वाई एक्सिस हो गया, मतलब वाई के पैरेलल ही हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। ये अगर जेड हो गया तो ये भी जेड डायरेक्शन, ये भी जेड डायरेक्शन, ये भी जेड डायरेक्शन हाइट पे हो गया। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन करता है कि अगर कोई कंपोनेंट सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल्स बनाता, अब यहाँ पे हमने मान लिया कि डायगोनल, एक तो ये हो गया, ये बॉक्स टाइप का हो गया, तो ये भी साइड हो गया, इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं कि यहाँ पे ओ हो गया, इसको ए कर देते हैं, ये हो गया बी, ये सी, इसको यहाँ पे एकदम मिला दीजिए, ये हो गया सी, ये डी, ई, ये हो गया एफ, इसको हम लोग कर देते हैं जी। ये बॉक्स हो गया, तो ये इसमें डायगोनल कितना होगा इस क्यूब का, ओ से लेकर के सी, ये जो ओ सी हो गया ये डायगोनल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये ओ सी यहाँ पे मिलाइए, ये डायगोनल हो गया ओ सी। और ये अगर एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, अगर अल्फा एंगल बनाता है, ये के कोई कमरा केबिन कर लीजिए, कोई जो आप जिस कमरे में है, क्लासरूम में है, घर में, उसमें, और इसका एक कॉर्नर जो है मान लीजिए ओरिजिन वाला हो गया। अब एक साइड को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, और जो हाइट वाला है उसको z एक्सिस मान लीजिए। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और एक कोना को, और जो दीवार का एकदम जो अपोजिट उसके हाइट वाले को, जो फ्लोर है एक कॉर्नर को, उसका डायगोनल बना दीजिए, एकदम डायगोनली वाला ये वाला पार्ट हो गया, और उसका जो हाइट वाला उसको मिला दीजिए, वही हो गया आपका डायगोनल उस कमरे का। तो ये डायगोनल हो गया, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, और y एक्सिस के साथ अगर ये बीटा एंगल बनाता है, ये तो हो गया x एक्सिस, ये डायगोनल, और इस y एक्सिस के साथ कितना अगर ये बीटा एंगल बनाता है, इसको हम लोग बीटा कहते हैं y एक्सिस के साथ। और ये जो z एक्सिस है, इस z एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है, इसको हम लोग गामा एंगल बनाते हैं। तो x कंपोनेंट में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इस तरह से ऐसे लिखेंगे तब तो हमने देखा कि जिस एक्सिस के साथ x के साथ जो एंगल बनाता था तो रिजल्टेंट का r cos अल्फा, y के साथ अगर बनाता था तो y cos बीटा। तो सिमिलरली इसको हम लोग 3 में लिख सकते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू, इसमें कितना r cos अल्फा, इसको हम लोग रिजल्टेंट को ये वेक्टर r मान लेते हैं कि ये वेक्टर कितना है r है। तो इस r को हम लोग लिख सकते हैं कि ये r cos अल्फा i प्लस r cos बीटा j प्लस r cos गामा y एक्सिस के साथ बनाता है, ये हो गया k हेड, ये i हेड, j हेड, k हेड, 3 कंपोनेंट हो गया। तो जिस तरह से हमने 2 किया, यहाँ पे हम लोग ये 3 कंपोनेंट इसको लिख सकते हैं, 3 कंपोनेंट। आप उसको बना भी सकते हैं कि कैसे मेरा ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कौन सा मेरा, ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, ये रिजल्टेंट का z कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x कंपोनेंट हो गया, y कंपोनेंट हो गया, z कंपोनेंट हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अल्फा वाला ही लिखा था अभी करके, जिसके साथ बनाता है एंगल जिस एक्सिस के साथ, उसके साथ हम लोग कॉस मिलाते हैं। जिससे 2 में देखिए ये रिजल्टेंट था, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया तो
कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा आई के डायरेक्शन में लगा दिया। वाई डायरेक्शन में बीटा लगाता था तो कॉस बीटा हो गया रिजल्टेंट का, तो आर कॉस बीटा। जेड के साथ कितना गामा लगाता था तो आर कॉस गामा, ये के हेड लगा दिया, मतलब जेड एक्सिस के साथ हो गया। तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट हो गया। इसका अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालना चाहे तो अब देखिए, रिजल्टेंट अगर निकालना चाहे तो हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट के लिए एक तो डायरेक्ट हमने देखा था कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। इसके लिए रिजल्टेंट के लिए अब देखिए, रिजल्टेंट हमको ये निकालना है ओ सी, तो ओ सी इक्वल टू हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में निकालते हैं कि पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट हम लोग मिलाते हैं कि ओ बी, और तब जाकर के बी सी। यहाँ पे देखिए इस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर का टर्म हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल ओ बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि ये जो है ओ ए बी जी, ओ ए बी जी, ये तो फ्लोर हो गया आपके केबिन का, आपके कमरे का फ्लोर हो गया, और उस पर जितना भी वॉल्स होगा सभी वॉल कितना होगा 90 डिग्री। जैसे ये कोई फ्लोर होता है और उसके साथ यहाँ पे दीवार खड़ा कीजिए, यहाँ पे खड़ा कीजिए, सारे के सारे साथ कितना होगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ये बनाता है। यहाँ पे देखिए कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रहे पूरे दीवार पे, अगर ये पूरा फ्लोर हो गया सपोज कर लिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसके पर इस लाइन पे जो अगर हम लोग यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे करेंगे, ये ओ बी, इस ओ बी पे बी सी क्या करेगा परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो ये भी हो गया ट्रायंगल। अब देखिए इस ट्रायंगल में ओ सी बी में इसको हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ओ सी, यहाँ पे ओ सी बी। तो ये ओ सी जो हो गया मेरा रिजल्टेंट है, जिसको हम लोग वेक्टर आर माने हैं। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, ओ सी स्क्वायर को हमने आर लिखा, आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने सीधे लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ओ बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पे ओ बी स्क्वायर, तो अब ये निकलना ओ बी का मतलब हो गया कि ओ ए, ये तो हो गया एक्स और वाई एक्सिस, तो ये एक्स और वाई का रिजल्टेंट है ओ बी स्क्वायर। तो फिर जब इसका निकालते हैं हम लोग कि इसको निकालेंगे तो इस दोनों के बीच में कितना होगा, एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री होता है। फिर उसका एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर कितना हो जाता है, ये वाला पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो इस एक्स के अलोंग अगर हम लोग इसको आर एक्स लिख देते हैं, जिसको आर एक्स इक्वल टू कितना आर कॉस अल्फा। ये वाई कंपोनेंट आर वाई लिख देते हैं, तो वाई कंपोनेंट इक्वल टू कितना आर कॉस बीटा। और ये जेड कंपोनेंट कितना होता है, यहाँ पे हमने आर जेड लिखा है जेड के अकॉर्डिंग से, इसका मतलब कितना ये आर कॉस गामा। तो ये हमने जेड कंपोनेंट आर एक्स आर वाई आर जेड लिख दिया। तो ये ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू फिर लिखेंगे ये एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, इसका 90 डिग्री होता है एक्स और वाई के बीच में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, जहाँ पे मैंने इसमें बताया था अभी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होता है, और तीसरा टर्म क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर अगर लिखना चाहे तो एक टर्म लिख सकते हैं आप 2rx ry cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो इसका हो जाएगा ओ बी स्क्वायर का प्लस बी सी। तो बी सी कितना जेड कंपोनेंट, तो जेड कंपोनेंट जितना इसका हाइट उतना इसका हाइट, उतना एफ ए का हाइट उतना है बी सी का हाइट। तो जेड कंपोनेंट कितना हाइट आर जेड, तो ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर, इसको जब हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो आर इक्वल टू रूट अंडर ये आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो हम जनरली याद इसी में रखते हैं कि हमको याद करने में आसानी होता है, एक स्टेप तो न्यूमेरिकल बन जाता है। अब यहाँ पे यही देखिए कि जो भी होता है चाहे 2 कंपोनेंट हो, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम लोग केवल जो x कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस जो y कंपोनेंट होता है उसका केवल स्क्वायर कर देते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर निकालने के लिए। देखिए कितना आसान हो गया।
पहले हमको निकालना होता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन जब भी कंपोनेंट को हम x और y में, तो ये टर्म जो मेरा है ये तो इसे कैंसिल आउट हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वाला पार्ट तो 90 डिग्री cos 90 तो 0 हो जाता है। तो जब भी कंपोनेंट होता है केवल कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इसका तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए, अब देखिए डायरेक्शन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे कॉस अल्फा के साथ कितना बनाता है या बीटा के साथ कितना है, जेड के साथ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने कर दिया था कि ये देखा था कि आर एक्स इक्वल टू, ये कितना था, आर कॉस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल था, तो अल्फा था, आर कॉस अल्फा। वाई कंपोनेंट कितना है, तो आर जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल, तो यहाँ पे कितना है बीटा, ये वाला पार्ट बीटा एंगल है, तो इसको हम लोग लिखते हैं आर कॉस बीटा। आर जेड इक्वल टू आर कॉस यहाँ पे गामा। अब यहाँ पे अगर हमको एंगल निकालना होगा तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इक्वल टू कितना, आर वाई अपॉन आर, और यहाँ पे कॉस गामा इक्वल टू कितना, आर जेड अपॉन आर। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, सबों के यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है। अब यहाँ पे x कंपोनेंट अल्फा निकालना, अल्फा किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो x कंपोनेंट ऊपर, बीटा y एक्सिस के साथ तो y कंपोनेंट न्यूमरेटर में है, गामा z एक्सिस के साथ तो z कंपोनेंट ऊपर में। अब जब यहाँ पे है, अब तीनों को स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब तीनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ से हमने क्या देखा है कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो इसके बदला हम लोग आर लिख देते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर ये भी आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो पार्ट होता है इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, डायरेक्शन कोसाइन भी ये कहलाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग डायग्राम से भी इतना ये निकाल सकते हैं, ये जो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होता है, कॉस बीटा इक्वल टू कितना होता है, एक हम इसको भी निकाल के बता देते हैं। अब देखिए ये कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होता है, हम कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं, हमको निकालना है क्या, कॉस अल्फा। अब ये सपोज कीजिए कि यहाँ से ट्रायंगल है ओ सी जिसको हमने आर लिया है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बनाता। आप इमेजिन कीजिए किसी केबिन में, यहाँ पे ये फ्लोर हो गया और आपका जस्ट अपोजिट वाला क्या करता है, यहाँ पे ये ओ और सी, ओ सी जो है वो आपका डायगोनल हो गया, तो वो डायगोनल एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो जो भी बनाता है एक्स के साथ, तो यहाँ पे तो हो गया ओ सी। अब इसको एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये जो ओ ए है यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस सी से यहाँ पे ए पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब आपका ट्रायंगल कौन सा गया देखिए, अब आपका ट्रायंगल हो गया ये ट्रायंगल ओ सी ए, ट्रायंगल ओ सी ए। अब इस ट्रायंगल में जो आ जाएगा तो ये वाला जो हम लोग डालते हैं, ये वाला
ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो जब भी ये 90 डिग्री हो गया ये वाला पार्ट, जैसे हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ये डाला था कि ये वॉल है, जैसे एक वॉल होता है ऐसे करके, अब वॉल से सीधे हमने जो भी लाइन खींच करके दिया है ऐसे करके वॉल पे जो भी, ये तो क्या हो गया हमने परपेंडिकुलर दिया था, ये जस्ट लाइक दीवार ही तो है। तो यहाँ पे भी जो आ गया यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल इस वाले में देखिए, तो इस एंगल के अल्फा के लिए ये कितना हो जाएगा, ये P हो गया, और ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सा, ये H हो गया। तो हमको निकालना है कितना, ये वाला पार्ट x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट कितना होता है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के लिए, अब देखिए हम एक साइड में से कर दे, मेरे पास हो कैसे जाता है, यहाँ पे ये हो गया O, ये हो गया C, और ये हो गया यहाँ पे ऐसे करके, और ये हमने ऐसे मिलाया, ये हो गया A। ये 90 डिग्री है, ये देखने में ऐसा लगता है लेकिन आप देखेंगे तो 90 डिग्री है, एक वॉल का है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट एज। अब ये x कंपोनेंट जिसको हम लोग RX लेते हैं, और इसका तो हमने निकाला नहीं है, ये एंगल बनाता है कितना, अल्फा x एक्सिस के साथ। तो जब ये अल्फा बनाता है तो उसके लिए कितना होगा, ये P, ये हो गया B, तो B इक्वल टू कितना होता है, H cos थीटा। तो यहाँ पे H कितना, R। अब ये देखिए हमको OA इक्वल टू H, तो H कितना, ये हो गया R cos थीटा कितना, अल्फा, तो R cos अल्फा। इसी OA को हम लोग RX बोलते हैं, तो ये हो गया R cos अल्फा। तो x कंपोनेंट, तो यहाँ पे अगर अल्फा निकालना होगा, cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये RX अपॉन R, ये हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग क्या करेंगे, बीटा के साथ निकालना हो cos बीटा, तो इसी पॉइंट से इस जो बी y एक्सिस है यहाँ से लेकर वहाँ G पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, अब वहाँ से लेकर के हम लोग इसी पॉइंट से लेकर के जैसे 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 यहाँ पे C से लेकर के इस y एक्सिस की परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा मेरा, OCG। अब जो फिर ट्रायंगल डालेंगे, अब ये देखिए मेरे पास हो गया ये ऐसे हो गया, और ये मेरे पास y एक्सिस कैसा था, ये ऐसे था, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया, ये हो गया OC, अब ये हो गया G। अब ये तो हो गया 90 डिग्री। अब ये एंगल कितना बनाता था परपेंडिकुलर y एक्सिस के साथ, ये एंगल बीटा बनाता था। और ये जो कंपोनेंट है इसी को हम लोग RY बोलते हैं, वो ये रिजल्टेंट कितना हो गया, ये R हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अभी इक्वल टू, फिर इस एंगल ट्रायंगल के लिए ये तो हो गया H, और इस एंगल के लिए हो गया P, हमको निकालना है B इक्वल टू कितना, H cos थीटा। तो फिर यहाँ पे RY इक्वल टू हो जाएगा ये B इक्वल टू H, तो H कितना यहाँ पे R cos, एंगल कितना बीटा, तो R cos बीटा। सिमिलरली हम लोग जब Z एक्सिस के साथ यहाँ पे ये बनाते हैं जो गामा एंगल बनाता है, अब यहाँ से OC, अब C से क्या करेंगे, Z एक्सिस मतलब E वाले पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो मेरे पास रहता है इस ट्रायंगल में कौन सा, अब देखिए ये तो हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। अब z कंपोनेंट के लिए क्या होगा, ट्रायंगल OC एंड E। अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ से O से C पे गया, C पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री। अब ये जो है एंगल, ये z एक्सिस के साथ कितना बनाता था, ये यहाँ पे ये एंगल गामा, तो ये हो जाएगा O, ये हो गया C, ये हो गया E, ये OCE। और फिर सिमिलरली ये हो गया R, ये हो गया Z कंपोनेंट था तो RZ। तो इस एंगल के लिए ये हो गया P, ये हो गया B, तो B इक्वल टू कितना होता है, H cos थीटा। तो B इक्वल टू यहाँ पे RZ इक्वल टू H, ये हो गया R क्योंकि 90 के सामने, और cos और थीटा यहाँ पर कितना है, अल्फा, था R cos गामा। तो डायग्राम से हम लोग ये बनाते हैं, कई बार ये यूज होता है। तो हम लोग देखा कि 3D में हो गया, तो हमने यहाँ पे cos का टर्म लिखा है 2D एंड 3D में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में होता है वो होता है मेरा cos थीटा एंड sin थीटा का टर्म में होता है। अब इसको हम लोग cos थीटा एंड sin थीटा का टर्म लिखते हैं, और जनरली 2 डायमेंशन में होता है उसका। लेकिन मेन चीज़ जो ध्यान रखना वह ये था कि जब रिजल्टेंट निकालते हैं, कंपोनेंट हमको पता हो जाता है, तो केवल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। अब आगे इसको हम लोग देखते हैं। ये अभी तो कॉस के टर्म में देखें, अब देखते हैं हम लोग एक्स वाई के टर्म में। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता आई हेड, वाई के डायरेक्शन में कितना होता है यूनिट वेक्टर जेड हेड, और जे हेड होता है, और जेड के डायरेक्शन में कितना होता है के हेड होता है। अभी 2 डायमेंशन का लेते हैं, कोई वेक्टर यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये वाला। अब ये एंगल हमने क्या कर दिया, थीटा ले लिया। वहाँ तो हमने अल्फा बीटा लिया था क्योंकि 2 एंगल लेना था। जनरली हम एंगल थीटा लेते हैं, किसके साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। अब यहाँ पे हमको एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो एक्स कंपोनेंट यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये इक्वल टू कितना हो जाए, इसको हमने ए ले लिया, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा इस एंगल के लिए। फिर अब पी और बी, बी इक्वल टू कितना होता है एच कॉस थीटा, तो एच कितना, ये आर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना आर हो गया, तो ये हो जाएगा, ये आर का मतलब यहाँ पे वेक्टर है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो ये ओ ए इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, और पी इक्वल टू कितना होता है एच साइन थीटा, तो एच कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आर, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो जो डिस्टेंस यहीं पे वो भी यहीं पे आएगा, एकदम इसी डिस्टेंस में यहाँ पे इसको मिला देते हैं। तो जो भी लेंथ यहाँ पे आता है y कंपोनेंट, इसको ओ लेते हैं, इसको हम लोग b ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। तो x कंपोनेंट cos थीटा, y कंपोनेंट r साइन थीटा। अभी तक हमने केवल अल्फा अल्फा लिया था, अब क्या लेते हैं, इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू कि r cos थीटा i प्लस r साइन थीटा j हेड हो गया, आर कॉस थीटा आई हेड। अब यही देखिए कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ हम लोग हमेशा कॉस लेते हैं। जिसके साथ एंगल बनाता है मतलब इसके साथ लेता है तो ये वाला कॉस टर्म हो गया, और दूसरा जो हो गया वाई कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना होता है साइन वाला थीटा होता है। अगर इसके साथ एंगल बनाता है थीटा, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा बनाता, अगर हम लोग इसको f लेते तो ये कितना होता है, तो ये f cos थीटा ये होता, और इसका जो परपेंडिकुलर होता है कि ये f sin थीटा ये कंपोनेंट होता। cos कस के पकड़ना, जिसके साथ एंगल बना था उसको कस के पकड़ लीजिए, समझ गए। बेस जिसके साथ cos होता है उसके साथ बेस होता है, समझ गए। और साइन वैसे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो इसे भी याद रखने के लिए cos जो जमीन पे होता है बेस उसको कस के पकड़ लेता है, और जो पापी होता है sin, sin मतलब पापी नहीं होता है ऐसा sin, तो उसका मतलब होता है खड़े रहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जिसके साथ एंगल बनाए वह कॉस कस के पकड़ लीजिए, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वह साइन होता है। इसी साइन कॉस के टर्म में हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। तो हम लोग इसको निकालते हैं इसके कंपोनेंट, अच्छा इसको हम लोग, ये हो गया आर एक्स आई हेड प्लस आर वाई जे हेड हो गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है, फिर से हम जैसे रिजल्टेंट हम लोग निकालते थे, तो रिजल्टेंट अब तो समझ गए कि इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको आ जाएगा कि x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा कितना है 90 डिग्री, तो वो वाला पार्ट तो चला जाएगा, तो केवल बचेगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। और डायरेक्शन कितना होगा अब ये देखिए, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो यहाँ पे जनरली हम लोग tan अल्फा मान लीजिए या tan फाई, क्योंकि हमने थीटा लेंगे नहीं, क्योंकि थीटा हम ले चुके हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लेना है tan थीटा वाला ही, या अगर मान लीजिए डायरेक्शन थीटा गिवन होता है तो हम लोग यहाँ पे थीटा इसी का तो डायरेक्शन निकालना है। tan थीटा है, सॉरी था ही लिख दिए, tan थीटा इक्वल टू, तो इसमें कितना होता है p/b, यही तो डायरेक्शन होता है, तो हम लोग निकालते हैं p/b इक्वल टू कितना होता है, ये r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। फिर ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल बनाता है जो वाला पार्ट वो हमेशा नीचे में होता है। इसको आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें बहुत काम आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कौन किसके साथ। तो ये देखेंगे जिसके साथ एंगल लेता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं cos थीटा डिनोमिनेटर में रख देते हैं,
और जो दूसरा कंपोनेंट होता है जो साइन वाला उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कॉस थीटा और साइन थीटा में हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक से अनेक कैसे रिजोल्यूशन का मतलब होता है। अब ये देखिए, जैसे सपोज कि जब कोई भी एक डायरेक्शन गिवन होता है, रिजोल्यूशन होता है केवल कोई आपको रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए गिवन होता है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, अगर इसके साथ यहाँ पे एंगल थीटा बनाए किसी से के साथ, मान लीजिए जो भी डायरेक्शन होता है, तो इसके साथ कौन सा आएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस थीटा लगा दीजिए, और इस जो एक्सिस के साथ इसका परपेंडिकुलर कर दीजिए, इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर मान लीजिए ये इधर है, ये कोई वेक्टर्स हो गया, और ये अगर इसके साथ थीटा बनाता है एंगल, अगर मान लीजिए एफ हो गया, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसके साथ जिसके साथ एक्स एक कंपोनेंट बनाया उसी कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर मान लीजिए फिर अगर ये इस डायरेक्शन में और ये अगर इसके साथ थीटा बनाता है, तो जिसके साथ थीटा, इसको मान लीजिए अगर वेक्टर सी होता तो ये हो जाएगा सी कॉस थीटा, सी कॉस थीटा, और इस जिसके साथ ये एक कंपोनेंट बनाता है इसी का दो, क्योंकि दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो एक कंपोनेंट तो हो गया आपका ये जो भी थीटा का, और इसका परपेंडिकुलर होता है ये, तो सी साइन थीटा, एक थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए दूसरा वाला, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये होगा सी साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आई इसका कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 वेक्टर्स था, 3 वेक्टर्स हो गए, इसको मिटा। अच्छा, इससे एक से अनेक का बनाने का एक और बताते हैं कि सपोज कीजिए कोई ये वेक्टर था, इसके साथ थीटा बनाया, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए था, तो ये कितना हो गया ए कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। अगर ये कंपोनेंट फिर मान लीजिए कि ये अल्फा के साथ बनाता है, इस कंपोनेंट के साथ ये अगर अल्फा एंगल बनाता है, तो फिर इसके साथ बनाता है, तो ये कितना होगा, जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा का, फिर यहाँ पे ए कॉस अल्फा, और इसका फिर परपेंडिकुलर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यार यहाँ पे साइन अल्फा। फिर अगर ये मान लीजिए कि ये जो कंपोनेंट है इसके साथ अगर बीटा बनाता है, तो ये कंपोनेंट, ये टोटल जो है हमारे लिए तो ये रिजल्टेंट है, हमारे लिए तो ये रिजल्टेंट है ना, तो फिर इसका कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा कॉस बीटा, जो भी रिजल्टेंट होगा ए कॉस थीटा कॉस अल्फा, और इसका यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस बीटा, और इसका जो रिजल्टेंट या इस जो कंपोनेंट है इसका जो परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा इस कंपोनेंट का साइन अल्फा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे कर देंगे साइन बीटा है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा कर देंगे, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हम लोग एक जो वेक्टर होता है उसको 100 टुकड़ा में बना सकते हैं, मतलब एक से अनेक और अनेक से एक था रिजल्टेंट। रिजोल्यूशन में क्या होता है, एक से अनेक, उसको ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए, ब्रेक करते जाइए। यही था मेरा रिजोल्यूशन। अब है कि यूनिट वेक्टर्स अगर आई जे के 3 डायमेंशंस में होते हैं, तो इसको अगर मिटा देते हैं, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक कंपोनेंट यहाँ पे हो गया, ये हो गया x के लॉन्ग, ये हो गया y के लॉन्ग, अगर कोई वेक्टर इसके लॉन्ग x के लॉन्ग होता है, कोई मान लीजिए हमने a मान लिया, जब कोई वेक्टर a होता है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होता है, तो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो जिसके साथ बनाता हम लोग क्या लेते हैं कि a cos थीटा, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री, तो a cos 90 डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया 0, इसका मतलब y कंपोनेंट कितना हो गया 0, तो ये x कंपोनेंट हो गया a और y कंपोनेंट हो गया 0। इसका मतलब है कि जो एक डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, वहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि अगर y कंपोनेंट में होता है, सिमिलरली अगर ये कोई वेक्टर v होता है, अगर ये डायरेक्शन में होगा, y के डायरेक्शन में होता है, तो इसका कंपोनेंट x के अलोंग या z के अलोंग जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दूसरा उसके कंपोनेंट 0 होता। अगर कुछ एंगल बनाता तब तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता, लेकिन एकदम कंप्लीट या तो x के अलोंग होगा तो केवल x कंपोनेंट ही होगा,
वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट उसका 0 होगा। अगर केवल जेड के अलॉन्ग होगा तो केवल जेड कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 0 होगा। जिसके डायरेक्शन है केवल उसका कंपोनेंट होगा, बाद बाकी जो दूसरा कंपोनेंट हो तो उसका पार्ट 0 हो जाता। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए अगर कोई 3 डायमेंशंस में होता है तो कितना आसान हो जाता है एडिशन करना। अब इसी तरह के अगर कोई वेक्टर्स हो गया है तो यहाँ पे वेक्टर्स ए को हम लोग आई जे के में लिख सकते हैं। आई जे के तीनों वेक्टर्स में वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे मतलब वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट तीनों में लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर वी हो गया तो एक्स कंपोनेंट में वी का वाई कंपोनेंट प्लस बी का जेड कंपोनेंट। फिर यहाँ पे सी का देखिए सी एक्स आई कंपोनेंट प्लस सी वाई का जे कंपोनेंट, फिर यहाँ पे सी जेड का के कंपोनेंट होता है। अब ये देखिए तीनों को हम लोग जितना कंपोनेंट ऐड करेंगे तो ये तो सब एक्स के अलॉन्ग होगा, ये सब वाई के अलॉन्ग होगा, ये सब जेड के अलॉन्ग होगा। तो जो सेम कंपोनेंट मतलब सेम डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब डायरेक्टली ऐड हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जब डायरेक्टली कर सकते हैं तो कितना होगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इस सब को हम लोग डायरेक्टली एक साथ ऐड कर सकते हैं। ये कितना होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये आई के अकॉर्डिंग हो गया मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। ये सब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया। ये जो हो गया तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई बी वाई और ये हो जाएगा सी वाई। वाई मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, इसको हम लोग ये कर देते हैं प्लस इस सब को कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए तो ए जेड बी जेड सी जेड के हेड मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये जितना भी कंपोनेंट होता है सबों को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी था कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट तीनों के तीनों क्या था हम लोग इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। अगर इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर से डिनोट करते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी रिजल्टेंट, तो ये कितना हो गया, इस रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट इस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट और ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, सारे एक्स कंपोनेंट को हमने इकट्ठे ऐड कर दिया। वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का, तो जितना भी कंपोनेंट था सब वाई कंपोनेंट वाला हमने ऐड कर दिया। जेड कंपोनेंट तो जितना भी जेड कंपोनेंट था सबको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, हम लोग इसको देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब इसका जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने ये देखा है कि जो रिजोल्यूशन का मतलब होता है एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देना। सबसे आसान होता है 3 कंपोनेंट ब्रेक कर देना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। जब आराम से हो जाता है कंपोनेंट वाई तो उसको हम लोग रिजल्टेंट निकालने में भी आसानी होता है। अब आगे जाकर न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है इसका कि जब कंपोनेंट वाई जैसे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट रिजल्टेंट निकालना है, तीनों को हमको ऐड करना, ज़्यादा सोचना नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जितना भी होता है सबको क्या करते हैं, पहले ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसमें गिवन है कि ये एक वेक्टर्स है ओ ए 4 मीटर गिवन है मैग्नीट्यूड, दूसरा ओ बी है 6 मीटर गिवन है, और ये है कि ओ ए प्लस ओ बी मतलब ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वह परपेंडिकुलर है इस पर। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है इस रिजल्टेंट को इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से मतलब इस पर परपेंडिकुलर है। वेक्टर आर हमने ये मान लेते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। तो ये ओ ए प्लस ओ बी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और ये परपेंडिकुलर है इस पे। इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तभी तो ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्स पे वाई पे है
तो हमको निकालना है एंगल थीटा। ये ओ ए और ओ बी के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा को निकालना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे है कि ये किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है रिजल्टेंट वाला। तो जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसका कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना हो जाएगा, 0। अगर ये एक्स रहता तो वाई के अलोंग कितना होता, कंपोनेंट 0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। इसका जो कंपोनेंट होगा आर का, इस वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं कि आर एक्स प्लस आर वाई कंपोनेंट। आर एक्स लिखे या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आर एक्स आई हैट प्लस आर वाई जे हैट। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, रिजल्टेंट किसके अलोंग है, रिजल्टेंट है वाई के अलोंग। इसका मतलब ये केवल वाई कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एक्स कंपोनेंट इक्वल टू 0। अब एक्स कंपोनेंट कितना होगा रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट में 2 वेक्टर्स होते हैं ओ ए और ओ बी। तो इसका एक्स कंपोनेंट प्लस इसका एक्स कंपोनेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर एक्स इक्वल टू, तो इसको अगर वेक्टर हमने ए ले लिया, सपोज कीजिए कि यहाँ पे वेक्टर ए है और इसको हमने वेक्टर वी मान लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया कि एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट प्लस इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इक्वल टू, निकाल तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब एक्स कंपोनेंट कितना आती है, ये तो एक्स के अलोंग ही है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर प्लस ये बी का एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पर कितना एंगल ये है, तो एक्स कंपोनेंट मतलब इसके अलोंग निकालना होता है, तो जिसके साथ निकालना होता है जो एंगल थीटा बनाता है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है तो उसका कितना एंगल, तो कॉस थीटा हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा, ये एंगल होगा, इसके साथ कंपोनेंट बनाता है। तो जब भी कॉस थीटा हो जाएगा, अब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जब कॉस थीटा हो गया तो इक्वल टू कितना है ये वाला पार्ट, तो ये हम लोग रिजल्टेंट करते हैं इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 4 प्लस इसको भी मीटर ही हम लोग लिखेंगे, डिस्टेंस है तो चाहे मीटर हटा देते हैं, सिंपली 4 प्लस 6 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 अपॉन 6 इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो यही कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -2/3, या तो ये लिखिए या नहीं तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/3। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये इतना एंगल्स आता है 2/3। तीसरा से हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए रिजोल्यूशन से हमने कितनी आसानी से निकाल लिया कि एक कंपोनेंट के अलोंग है, केवल वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स का कंपोनेंट 0 कर दिया और इजीली वे में मेरा निकल गया। इस तरह से हम लोग इसको निकाल लिए। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल्स है। अब इस न्यूमेरिकल्स में ये है कि 3 वेक्टर्स गिवन है, यहाँ पे ओ ए जिसको हमने स्मॉल ए वेक्टर मान लिया 5 मीटर गिवन है, ओ बी ये भी वेक्टर बी मान लीजिए, और ये ओ सी को वेक्टर हम लोग सी ले लेते हैं। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ तक के 5 मीटर, यहाँ पे हो गया बी ले लिया और यहाँ पे सी मैग्नीट्यूड है। ये है कि तीनों का रिजल्टेंट 0 है और निकालना क्या है, ओ बी, मतलब यहाँ पे हमको v का वैल्यू निकालना है और c का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे 0 गिवन है। फिर यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो लेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, ये हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर ले लेते हैं, तो ये a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग एक को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दूसरे को हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग दूसरा वाई एक्सिस, तो 2 ही कंपोनेंट आई जे में कर देंगे, सबको हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसको चाहिए तो लिख सकते हैं कि आर एक्स आई हेड प्लस आर वाई जे हेड कर सकते हैं, मतलब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। तो ये जितना भी होगा सबों को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक्स आई एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो ए का कितना होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हेड, ये वेक्टर हो गया। फिर प्लस कितना हो गया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कंपोनेंट, फिर प्लस सी एक्स आई प्लस सी वाई जे कंपोनेंट,
फिर हम लोग क्या करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में होता है सबको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे आई को एक साथ कर लीजिए, जैसा मैंने पीछे देखा था। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई, फिर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये हो गया जेड, आई हैट जेड। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट जीरो है तो आर इक्वल टू जीरो। जब आर इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये कंपोनेंट भी जीरो और ये कंपोनेंट भी जीरो, दोनों कंपोनेंट हम लोग जीरो करते हैं, एक्स कंपोनेंट भी वाई कंपोनेंट भी। अब देखिए जब एक्स कंपोनेंट जीरो करते हैं तब कितना होता है, और वाई कंपोनेंट जब जीरो करते हैं तब मेरे पास कितना आता है। यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो है, वेक्टर आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी जीरो और वाई कंपोनेंट भी जीरो। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा, ये आर एक्स हो गया रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और ये वाई कंपोनेंट हो गया ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो जब एक्स कंपोनेंट हम लोग जीरो करते हैं यहाँ पे आर एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये किसके डायरेक्शन में, केवल इसको अगर हमने पॉजिटिव वाई लिया है तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे तो केवल माइनस वाई के डायरेक्शन में है, एक्स के कंपोनेंट में तो ही नहीं, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा जीरो केवल वाई का। वैसे भी अगर लिखना चाहिए तो यहाँ पे इसके साथ कितना एंगल होता है 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए कॉस 90 डिग्री। तो ये वाला पार्ट जीरो, इससे मैंने बताया कि जब एक एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो दूसरे में उसका कंपोनेंट जीरो होता है, क्योंकि ये एंगल कितना 90 डिग्री और जिसके साथ बनाता हो कितना कॉस, तो ये हो जाएगा ए कॉस 90 डिग्री, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। प्लस बी का, अब ये वाला बी तो एक्स के अलॉन्ग ही है, तो जितना इसका है मैग्नीट्यूड बी, तो प्लस बी लिख देते हैं, प्लस सी। अब सी का एक्स के अलॉन्ग, अब देखिए इसके अलॉन्ग अगर यहाँ पे इधर लेते हैं तो ये तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, या तो ये एंगल यहाँ पे ले लें तो इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग, या नहीं तो ये एंगल हम लोग ले लेते हैं। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये कितना होगा, इसके साथ नेगेटिव एक्स के साथ, तो इस डायरेक्शन में होगा सी कॉस 45 डिग्री, और इसका कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा कितना हो जाएगा सी साइन 45 डिग्री। तो ये वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस में है, ये वाला पार्ट निगेटिव एक्स एक्सिस में है। ये कौन सा होगा निगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस एक्स, तो हमको चाहिए इस डायरेक्शन में, तो हम जब इस डायरेक्शन में जाएंगे मतलब अपोजिट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि हमको इसके डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, तो x के अलॉन्ग कितना हो जाएगा ये माइनस सी कॉस 45 डिग्री इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग यहाँ पे 180 में से अगर ये डिग्री कितना होता है, यहाँ से 180 माइनस 45 तो कितना होगा 135। अगर ये 135 लेते तो माइनस लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये सब तो एक्स एक्सिस के साथ ये बनाता था। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमको चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्स के अलॉन्ग, तो इसीलिए हमने वहाँ पे माइनस लगाया। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, तो b इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा c, और ये cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो यहाँ पे b इक्वल टू c/√2। अभी हम लोग एक इक्वेशन इसको रख लेते हैं। अब जब c का वैल्यू आएगा तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब c के अकॉर्डिंग कितना होता है, फिर दूसरा कंपोनेंट देखिए, ये तो केवल x कंपोनेंट हमने जीरो किया, अब y कंपोनेंट भी जीरो करना है। जब y कंपोनेंट जीरो करेंगे तो y कंपोनेंट कितना, ये वाला कंपोनेंट सबों का y कंपोनेंट, तो ये ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो। तो ए वाई कितना है यहाँ पे, अब y कंपोनेंट देखिए इस a वाले का, तो ये निगेटिव में है, ये कितना होगा पॉजिटिव में जाना, जितना वैल्यू उसको हम लोग माइनस लगा देंगे, तो माइनस यहाँ पे 5 मीटर होगा, केवल हम लोग 5 लिख रहे हैं, प्लस, नहीं तो अगर ये भी होता, अगर इसको इस डायरेक्शन में लिखना चाहता तो ये एंगल हम लोग ले लेते तो 180 होता, तो भी सेम ही वैल्यू आता है कि यहाँ पे 5 cos 180 डिग्री, तो उसका वैल्यू भी आता है -1। तो हमने ये ले लिया कि y के अकॉर्डिंग है, जस्ट हमको डायरेक्शन चेंज करना है, तो माइनस हमने -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्शन सीधे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बी वाई, अब बी वाई का कितना, ये तो x के अलॉन्ग है, तो y कंपोनेंट या z कंपोनेंट कितना होगा 0, तो ये y कंपोनेंट इसका हो जाएगा 0, प्लस सी वाई, सी का y कंपोनेंट है कितना c साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पे c साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये इधर चला जाएगा, तो c इंटू
ये साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू 5√2। तो c का वैल्यू आ गया 5√2। इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो c का वैल्यू मेरे पास 5√2 आ गया। अब इस c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए b में, तो b भी निकल जाएगा। अब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब देखिए तो b इक्वल टू c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, c इंटू 1/√2 और c का वैल्यू कितना 5√2। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 5√2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल आउट, इक्वल टू 5। तो b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 5√2 आ गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग का जब रिजोल्यूशन कर लेते हैं, रिजॉल्व, तो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को। इसके आगे टॉपिक नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।